मैं हूं शशांक बीएचयू से बच्चों, और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं चैप्टर 10 पढ़ाऊंगा हिंदी में। चैप्टर 10 हिंदी में, चैप्टर का नाम है जूठन। जूठन के रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। बच्चे मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं जो लेखक हैं। तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित विमर्श के बहुत ही वरिष्ठ लेखक हैं, बहुत लोकप्रिय लेखक हैं। तो हम लोग पहले इनके बारे में जान लें। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को, और जन्म स्थान इनका था बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ था बरला, मुजफ्फरनगर, यूपी में। और माता पिता थे मकुंदी देवी और छोटन लाल। इनका शिक्षा हुआ था अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे, बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। इस तरह से इनकी है। ये देहरादून में मुख्य रूप से आगे की पढ़ाई किए। और फिर इनकी वृत्ति थी, वृत्ति मतलब पेशा। ये करते क्या थे? तो ये 12वीं कक्षा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किए। 12वीं जिस समय ये 12th में थे, जैसे आप लोग हैं, उसी समय ये 12th क्लास में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब जहाँ बारूद बनता है, बारूद कारखाना में, ठीक है। तो वहाँ जॉब करने लगे। फिर धीरे धीरे इनका प्रमोशन हुआ। फिर रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री अम्बेडकर, ठीक है, देहरादून में अधिकारी के, मतलब ये उसी में ऑफिसर भी बन गए। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर इनको सम्मान, कुछ पुरस्कार मिला था। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, फिर जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान, ये सब सम्मान इनको मिला था। फिर इनकी कुछ कृतियाँ हैं, मतलब कुछ रचनाएं हैं। आत्मकथा, जो जूठन अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा कहने का मतलब लेखक अपने बारे में स्वयं लिखता है, अपने जीवनी के बारे में स्वयं लिखता है, उसी को आत्मकथा कहते हैं। बायोग्राफी उसको इंग्लिश में कहते हैं, आत्मकथा को। फिर हम लोग आगे चलते हैं। सलाम घुसपैठिए इनका कहानी संग्रह है। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, अब और नहीं कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना है। फिर और चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। कहाँ? महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की एक नाट्य संस्था स्थापित की। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। और ये नाटक भी करते थे, मतलब नाटक में अभिनय भी करते थे। अभिनय मतलब अपना रोल करते थे, पात्र हो जाते थे किसी चीज़ का। अब हम लोग चलते हैं आगे बच्चे। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो जूठन है बच्चे, जूठन ये एक आत्मकथा है। इसमें जितनी भी अभी बातें आएंगी समझिए, सब सही सच्ची बातें हैं। सभी पूरी सही बातें हैं, समझे। एक भी चीज़ इसमें झूठ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं जूठन पे। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? कौन? इसके जो टीचर हैं, जब ये छोटे थे, जिस समय पढ़ते थे, एकदम सच्ची घटना है। देखिए उस समय दलितों को कितना परेशान किया जाता था। दलित बच्चों को, जो छोटे जाति के लोग होते थे, उनको कितना परेशान किया जाता। आज भी होता है, पर अब तो चीज़ें कम हो रही है, अब मानसिकता लोगों की बदल रही है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। हेडमास्टर को देखते बच्चे सहम जाते थे। पूरी स्कूल में उनकी दहशत थी। दहशत मतलब भय था। चूहड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। चूहड़े का है? जी, चूहड़ा मतलब जो छोटे जाति जहाँ पे रहते थे, वही सब जगह को कहा जाता है। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है, उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा ये तो खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। मतलब टीचर इनको कह रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, जो बाद में एक बहुत बड़े लेखक हुए दलित विमर्श के। पर उस समय छोटे थे, तो इनको देखिए कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर बातें आती है, तो ही इनको कहा गया कि तुम एक झाड़ू लो और जल्दी से झाड़ू बनाओ। उस समय झाड़ू भी नहीं था। बनाओ और जल्दी से झाड़ू दो पूरा स्कूल में। हाँ, तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये जो बात हो रही है, अभी मैं बताया था ना, इनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में, मतलब अभी के 70 साल पहले की बात हो रही है, 60-70 साल पहले की। लंबा चौड़ा मैदान। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। मतलब कौन? जो उसका हेडमास्टर था, बोला कि
पूरा मैदान भी साफ करना है तुमको, तुम्हारा तो एक खानदानी काम है। कौन कहता है? सोचिए कितना इनको परेशान खराब लग रहा होगा, कितना शर्म फील ये महसूस कर रहे होंगे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसके साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। कह रहे कि इनके जो भाई थे उनमें बहुत सभी लोग इनको स्नेह दुलार करते थे, इनके परिवार वाले, इनके भाई सब, समझ गए। और इतना ज़्यादा कभी ये काम नहीं किए थे, पर स्कूल में आज करना पड़ रहा है तो इनको परेशानी हो रही है। और सोचिए ये जो कहानी है बच्चे, बहुत मार्मिक कहानी है कि इनको कितना सताया गया छोटे जाति के नाम पे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी विद्यार्थी के साथ कभी भी कोई शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये एकदम अन्याय है बच्चों के साथ। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते हेडमास्टर ने फिर झाड़ू पर काम लगा दिया, झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। मतलब दूसरा दिन गया, दूसरा दिन उनको झाड़ू में लगा दिया गया। इनको लगा कि दूसरा दिन के बाद हो सकता है अब हमको पढ़ाई में लगाया जाए, पर पढ़ाई में नहीं, मतलब फिर इनको झाड़ू पे ही लगा दिया गया। सोचिए कितना मार्मिक बातें हैं। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। किनकी दहाड़? हेडमास्टर की। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थरथर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्ला कर कहा, माँ साहब वो बैठा है कोने में। माँ साहब मतलब मास्टर साहब। माँ साहब वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरे गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। सोचिए कितना मार्मिक बातें हैं। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। मतलब तीसरा दिन फिर वही हेडमास्टर आया, पकड़ा इसको, गला दबोचा पीछे से और कहा चलो पूरा जाके झाड़ू दो। समझ गए? वही इनकी अपनी पूरी कहानी सुना रहे हैं, खुद लिखे हैं बाद में, समझ गए। फिर कहते हैं, भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूखे और झड़ने लगे थे, सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। समझ रहे हैं ना कितना मार्मिक है। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोलो, क्या हुआ? मतलब जब ये झाड़ू लगा रहे थे तो बाहर से इसके पिताजी गुजर रहे थे, तो वही इनको प्यार से, ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक को इनके पिताजी प्यार से मुंशी जी कहकर बुलाते थे, ठीक है। तो वही बोले, मुंशी जी रो क्यों रहे हो? ये रो रहे थे कि हमको रोज रोज झाड़ू लगाना पड़ रहा है। तो वही बोले, रोते क्यों हो, क्या हुआ? मेरी हिचकियाँ, उसके पिताजी फिर पास आ गए, स्कूल में अंदर आ गए। मेरी हिचकियाँ बंध गई थी। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बनने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घड़ी मुझे गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। मतलब उस समय पिताजी भी इनके पिताजी पूरा बहस करने लगे उसके स्कूल हेडमास्टर से कि आप लोग क्या समझ लिए हमारे बच्चे को, हमारे बच्चे से क्यों झाड़ू लगवा रहे हैं, ये पढ़ने आया है यहाँ, होता है ना।
अब देखिए, अब अगला बात है, बातें अब बदलेगी। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 10 तगाओं के घर तथा घेर मर्दों का बैठा खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह, घेर का मतलब वो होता है, तगाओ मतलब होता है हिंदू मुसलमान, में साफ़ सफाई का काम करती थी। इनकी माता जी मतलब छोटे जात के थे, तो इनकी माता जी भी सब जगह वही होता है ना, साफ़ सफाई का काम कर दी तो वहाँ कुछ मिल जाता था, भोजन पानी पैसा थोड़ा बहुत मिल जाता था। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर 2 भाई भी थे, माँ का काम में हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। तगाओं मतलब हिंदू मुसलमानों के यहाँ वार्षिक मतलब साल भर के नौकरी पे काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस और बैल, मवेशी मतलब वही जानवर होते हैं, उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुर्डियों पर उपले बनाने की, उपला मतलब गोईठा, जो गोईठा से खाना बनाते हैं हम लोग घर में, गाय का गोबर जो होता है सही जो सूखता है, डालना पड़ता था। प्रत्येक घर से रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता, जिनमें गन्ने की सूखी पत्ती होती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र इसी दालान में फैलता रहता था। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होती थी। दुर्गंध से सर भिन्ना जाता था। तो समझ गए, जहाँ पे काफ़ी दिन हो जाता था तो गोबर भी एकदम खराब हो जाता था, समझ रहे हैं ना, वहाँ से गोबर उठाना छाट करके बहुत परेशानी होती थी। वही करा, इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। मतलब इतना काम करने के बाद उनको मात्र 2.5 किलो अनाज मिलता था। सोचिए कितना मार्मिक बातें हैं, कितनी अन्याय होता था उस समय छोटे लोगों के प्रति, मतलब जो छोटे जाति के लोग होते थे उनके प्रति कितना अन्याय किया जाता था, बड़े जाति के लोग करते थे। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर अनाज, एक दोपहर के समय हर घर से बची कुची रोटी, जो खास तौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। चूहड़ो मतलब वही छोटी जाति के लोग, कभी कभी जूठन भी भंगन के टोकरी में डाल, भंगन मतलब वही होती है छोटे जाति ही, भंगन की टोकरी में डाल दी जाती। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाने खा रहे होते थे, चूड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। मेहमान या बाराती खाने खा रहे होते, बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दिए जाते थे, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी के बचे कुछ एक मिठाई का काम उतरती थी, खा जाता था। भूखड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बाराती का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। पतलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर इन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा से आँख बची कि पूरियां साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियां, बरसात, ये सब आप आराम से समझते जाइएगा। जहाँ समझाने वाले वहाँ मैं खुद अच्छे से समझा दूंगा। ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ मिलाकर लुगदी जैसा बनाया जाता, जिससे सभी बड़े चाव से खाते थे। अब जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था। अब ये बड़े हो गए हैं तो उनको जब छोटे बचपन की कहानी जब याद आती थी, इनको बहुत कांटे जैसा चुभती है कि हमारे जाति के लोगों के साथ कितना अन्याय होता था पहले। आज भी हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। अब मानसिकता बदल रही है। अब वो अपने अधिकार को समझ रहे हैं। अब वो लोग भी पढ़ करके अब अच्छे जगह पे जा रहे हैं। समझ गए ना। दिन रात मर कर खप कर भी उनका पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था माता पिताजी का हाथ बटाने, मतलब हाथ बटाना मतलब मदद करना। तगाओ मतलब त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूँ तो जीभ मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया।
खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। जायकेदार मतलब स्वादिष्ट है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। कहने का मतलब जो अब बड़े हो गए, अब इनको परेशानी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि अब पैसा वैसा अच्छा कमाने लगे हैं, लेखक हो चुके हैं, है ना। तो अब इनकी समृद्धि हो गई है, संपन्न हो गए हैं। तो वही कहते हैं कि उन सब जब हम अपना खराब बचपन का जब खराब समय याद करते हैं, जी एकदम बहुत खराब लगता है मुझे, स्मृतियाँ जब आ जाती है। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। सुरेंद्र मतलब उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढोकर इकट्ठा किया था पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लेकर दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद से कि भीतर जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। देखिए, कहीं बड़े घर में जब ब्याह होता था तो लोग जा कर के वहाँ साफ सफाई का काम करते थे। इन लोगों को लगा कि इतना अच्छा महक आ रहा है तो मुझे भी खाने को मिलेगा। तो ही बातें हैं। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी इब तो सब खाना खा के चले गए, महारे जागतों को भी एक पत्तल पर घर दे, कुछ कह दे, वो भी तो इस दिन का इंतजार करे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरों की इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बहन। सोचिए कितना मार्मिक बात है, जब वो अपने बच्चे के लिए खाना मांग रही है, जो उसके घर में सालों भर कमाई करती है, सालों भर उसके घर में काम करती है, नौकरानी की सफाई की काम करती है, उसको एक पत्तल खाना भी नहीं दे सकता है। तो कितना मार्मिक बातें हो जाती है, कितनी बड़ी और कितना न्यायपूर्ण बातें होती है। ये समझिए उसके दिल में थोड़ा सा भी जगह नहीं है इन छोटे लोगों के प्रति। एकदम अन्याय है यार। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक, अब देखिए 9वीं कक्षा में जब थे तो उनकी अपनी 9वीं कक्षा की बातें कर रहे हैं। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। खटना मतलब परिश्रम करना पड़ता था। मेरी पास पाठ पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था। मतलब जब चूहड़ मतलब समझ ही रहे ना, छोटे जाति के लोग, जिसके घर में जो काम करता उसके मरे हुए पशु बच्चे उठाने पड़ते थे। इसके बदले में कोई मेहनताना मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय भैंस या भैंस उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता उसकी जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियाँ बकता था। उठाने वाला को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती थी। कहने मतलब जब कोई बड़े घर के लोगों के अगर जानवर मरते थे तो ये छोटे लोग वहाँ जाते थे और सब मतलब जानवर को उठाते थे। बड़ा जानवर होता था, गाय भैंस कोई मर गया तो जानते हैं 5-7 लोग उसको उठाते थे, और जब तक नहीं उठता था बड़े लोग गाली देते रहते थे। मरे हुए पशुओं को उठाना बहुत बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांध कर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रमसाध्य काम के बदले में मात्र गालियाँ। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। आने जाने पर मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी कम रकम दिखाई देती। मतलब 10-15 रुपये भी उस ज़माने में, तंगी के दिन मतलब विपत्ति का समय था, मतलब मंदी का समय था, बड़ा रकम दिखाई देती थी। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते हुए उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही
खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज़ ब्रह्मदेव तका का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे यहाँ खबर कर दी थी कि पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर उस रोज़ किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया, सबसे बड़ी माँ भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजे? बस्ती में एक दो लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय को जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा 16 महाकाम चोर थे। मतलब इनके चाचा एकदम महाकाम चोर थे, मतलब देह चोर थे, नए को एक भी काम नहीं करते थे। और इनकी उम्र भी बहुत छोटी थी और ये कोई मतलब जाना था वहाँ 10-15 रुपया मिल जाता, इसलिए इनकी माँ इनको भेज दिए, क्योंकि ये कर भी नहीं पाते, फिर भी इनको भेज दिया गया कि कुछ रुपया तो मिल जाएगा। सारा दिन ढोल तरासे में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे इनके चाचा, लेखक के चाचा। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। कुशलता मतलब पिताजी जितना स्पीड में काम करते थे, जितना तेजी से, उतना चाचा नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा काम ही नहीं करते, तो कैसे होगा अनुभव। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। समझ रहे ना। छुरी पकड़ते मेरे हाथ काँप रहे थे, अजीब से संकट में फंस गया। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। कितना बड़ी बात है। इनको लगा मैं यही सब काम करूँगा, यह हिंसा वाला काम मैं करूँगा, किसी पशु जानवर का हम यही करेंगे, उसका खाल नोचेंगे, कबाड़ेंगे, यही करेंगे। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाहता था, निकलना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना का मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हो रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चे, कहा जा रहा है, ये लेखक चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर कुछ करें। मुझे ये पारंपरिक काम नहीं करना है जो हमारे दादाजी, पिताजी, हमारी माँ बहन जो कर रही है, साफ सफाई का काम, पशु पक्षियों के खाल नोचने का काम, वो मैं कभी ना करूँ। मुझे पढ़ लिख कर अफसर बनना है, कुछ बड़ा करना है, अपने समाज को बदलना है। और ये चाचा वही काम इनसे करवाना चाह रहे थे। इस समय इनको बहुत दुख हो रहा था। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतरने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ, इसके चाचा कह रहे थे। और वो भी बहुत भारी गठरी था, उसमें सब चमड़ा था, समझ रहे ना। चाचा कहते हैं कुछ देर तुम लेकर के जाओ, हम थक गए हैं। 2 मील दूर था वहाँ घर इनका। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है, मेरे स्कूल के सभी साथी यहाँ ले जाते या देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। इनके अपने चाचा को देखे, चाचा ये अभी तुम उठा लो कुछ देर, क्योंकि हम उठाएंगे तो हमारे स्कूल के जो भी दोस्त हमारे हैं सब देखकर हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैंने गिड़गिड़ाकर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा था, किंतु वे नहीं पसीजे। तो चाचा भी इनका कितना मतलब क्रूर थे जी। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था, मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय, बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा मन जानता था। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊँगा। इनको लग रहा है अगर हम जो लेके जा रहे हैं गठरी माथे पे चमड़ा वाला, कोई देख लेगा तो हम क्या उसको बताएंगे। सभी हमारे स्कूल के सब साथी हैं, मेरा बेइज्जती रोज़ ये सब करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, हम पे व्यंग कसेंगे।
अगला पैराग्राफ है, घर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुँचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर मेरी माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसमें खून था। जो माथे पे जो गठरी लिया था उस पर खून था, वो टपक टपक कर खून गिरा था। जिनका शर्ट उट पे भी लग गया, कमीज पे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। इनकी भाभी कहे ये बात कि इसको इस गंदगी में न घसीटिए, ये पढ़ लिख कर कुछ करेंगे, हम लोग तो कर ही रहे हैं वो काम। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल कर आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। वही करें कि आज भी मैं तो उस जगह से बाहर निकल गया उस काम से, पर आज भी उस घिनौनी जिंदगी से लाखों लोग परेशान हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ लिए बच्चे। अब मेरा पाठ है ये समाप्त होता है। अब मैं अगले पार्ट 2 में, अगला वीडियो में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दूंगा। ठीक है, मेरा वीडियो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।